सिर्फ 6 महीने के लिए चेयरमैन साहब के नकली बेटे की एक्टिंग करनी है। मैं दूसरों की जिंदगी चुराने का नाटक नहीं करता, लेकिन उसकी यह जमीर अपनी दादी की जिंदगी के आगे 30 सेकंड में ही घुटने टेक गई। 30 साल पहले अपने 4 साल के बेटे को खो चुके और अकेले रह रहे एक अरबपति उद्योगपति के साथ सिर्फ 6 महीने बेटे का नाटक करने के लिए वह गुमनाम एक्टर आखिरकार उस काली सेडान में बैठ ही गया। उस रात चेयरमैन ने अर्जुन का हाथ नहीं छोड़ा। 30 साल पहले खोए हुए बेटे जैसी ही आंखें, वैसा ही चेहरा, यहां तक कि जो आवाजें कोई और नहीं सुन सकता था वो सिर्फ वे दोनों ही सुन सकते थे। आखिर इस नकली बेटे का असली सच क्या है और सेक्रेटरी प्रकाश मेहरा उसे क्यों मार डालना चाहता है? कहानी शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मुंबई के बाहरी इलाके में एक चौल का सीलन भरा कमरा, गीली फफूंद की गंध नाक में चुभ रही थी। छत के कोने में पानी के पीले दाग फैले हुए थे और दीवारों पर लगा पुराना पेंट जगह जगह से उखड़कर पपड़ी बन चुका था। मानसून में जब पानी भरता तो घुटनों तक आ जाता। यही वो जगह थी जहां गुमनाम एक्टर अर्जुन शर्मा पिछले 10 सालों से रह रहा था। 3000 रुपये महीने का यह कमरा ही उसकी आखिरी पनाहगाह थी। उस दिन भी अर्जुन अपनी दादी की दवाइयों की पर्चियां देख रहा था। शुगर की दवा, ब्लड प्रेशर की दवा, दिल की दवा, हर पैकेट पर लिखे निर्देशों को वह ध्यान से पढ़ ही रहा था कि तभी दरवाजे पर जोर जोर से धमाके हुए। क्वैंग क्वैंग क्वैंग। दरवाजा टूटकर गिर जाएगा ऐसा लग रहा था। अर्जुन का दिल दहल गया। वह इस आवाज को अच्छी तरह पहचानता था। पिछले 3 सालों से वह इसे अनगिनत बार सुन चुका था। दरवाजा एक झटके से खुला और 3 खूंखार दिखने वाले आदमी अंदर घुस आए। वे सूदखोर के गुंडे थे। अंदर आते ही उन्होंने छोटे से कमरे का सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। देखो कुछ कीमती मिलता है क्या? चप्पा चप्पा छान मारो, उनके सरदार ने चिल्लाकर कहा। उसके आदमी अलमारी पलटने लगे और खाने की मेज को लात मारकर गिरा दिया। बर्तन टूट गए और कपड़े जमीन पर बिखर गए। तभी उनका सरदार, जिसकी मुस्कान में सोने का दांत चमक रहा था, अर्जुन को देखकर हंसा। अर्जुन शर्मा, बड़े दिनों बाद मिले, क्या लगा था हम हमेशा इंतजार करते रहेंगे? अर्जुन ने हाथ जोड़कर मिन्नत की। प्लीज बस थोड़ा और समय दे दीजिए। अगले महीने कोई छोटा मोटा रोल भी मिल गया तो मैं आपके पैसे चुका दूंगा। उसकी आवाज में बेबसी थी, लेकिन उन गुंडों पर कोई असर नहीं हुआ। सरदार ने दराज खंगालते हुए दवाइयों के पैकेट देखे। उसने उन्हें ऐसे फेंक दिया जैसे वे कूड़ा हों। पैकेट फट गए और सफेद गोलियां पूरे फर्श पर बिखर गईं। दादी की महीने भर की दवाइयां। अर्जुन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। नहीं, वो दादी की दवाइयां हैं। अर्जुन इंस्टिंक्टिवली गोलियों को इकट्ठा करने के लिए झुका। प्लीज दादी की दवा के पैसे तो छोड़ दो, मैं आपसे भीख मांगता हूं। तभी एक चमचमाते हुए जूते ने अर्जुन के हाथ और उसके नीचे पड़ी गोलियों को बेरहमी से कुचल दिया। आह! एक कर्कश आवाज के साथ सफेद गोलियां पाउडर बन गई। ऐसा लगा जैसे अर्जुन की आखिरी उम्मीद भी चकनाचूर हो गई हो। उस आदमी ने अपना जूता अर्जुन के हाथ पर रगड़ते हुए कहा, दादी के लिए दवा खरीदने के पैसे हैं और हमारा कर्ज चुकाने के लिए नहीं? बड़ा मजेदार आदमी है तू। वह हंसता हुआ अपने साथियों के साथ चला गया। दरवाजा बंद हुआ और खामोशी छा गई। अर्जुन कांपते हाथों से बिखरी हुई गोलियां उठाने लगा। मिट्टी लगी गोलियों को फूंक फूंक कर वह वापस पैकेट में डाल रहा था। इन दवाइयों के बिना उसकी दादी नहीं बच सकती थी। वही एक इंसान थी जिन्होंने अर्जुन को पाला था। इस दुनिया में सिर्फ वही थीं जो उससे प्यार करती थीं। ठीक उसी पल उस अंधेरी गली के कोने पर एक काली लग्जरी सेडान आकर रुकी। उस मोहल्ले के हिसाब से वह कार बिल्कुल अलग लग रही थी। दरवाजा खुला और एक बेदाग जूता जमीन पर पड़ा। परफेक्ट इस्त्री किया हुआ सूट, सिल्वर फ्रेम का चश्मा और किसी को भी जमा देने वाली ठंडी आंखें। वह था राठौर इंडस्ट्रीज का सेक्रेटरी प्रकाश मेहरा। उसने अर्जुन के गंदे कमरे को नफरत भरी नजरों से देखा और एक विजिटिंग कार्ड जमीन पर फेंक दिया। अर्जुन शर्मा, तुम ही हो, एक्टर हो, सुना है। प्रकाश ने जमीन पर बैठे अर्जुन को ऐसे देखा जैसे किसी चीज की क्वालिटी जांच रहा हो। उसकी नजरें अर्जुन की आंखों और नाक पर कुछ देर के लिए टिकीं। प्रकाश की आंखें सिकुड़ गईं। हम भूखा रहने से कमजोर हो गया है, लेकिन साफ सुथरा कर दें तो काफी मिलता जुलता लगेगा। आंखें तो बिल्कुल वैसी ही हैं। अर्जुन ने उसे शक की नजरों से देखा। कौन हो तुम? क्या तुम भी कर्ज वाले हो? कर्ज वाले ऐसी गाड़ी में घूमते हैं क्या? प्रकाश हंसा। उसने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालकर अर्जुन के सामने फेंक दी।
500 रुपये के नोटों की गड्डी थी। रबर बैंड से बंधी गड्डी फर्श पर गिर गई। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। ये एडवांस है, अपनी जरूरी जरूरतें पूरी कर लो। करना क्या होगा? सिर्फ 6 महीने के लिए चेयरमैन साहब के बेटे का किरदार निभाना है। बदले में तुम्हारा सारा कर्ज चुका दिया जाएगा और तुम्हारी दादी को सबसे अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाएगा। यह एक आकर्षक लेकिन खतरनाक प्रस्ताव था, लेकिन एक एक्टर के तौर पर उसकी आखिरी जमीर ने उसे रोक लिया। इस तरह के प्रस्तावों का अंत कभी अच्छा नहीं होता था। मैं किसी के परिवार की नकल करके धोखा देने का काम नहीं करूंगा। आप जाइए। अर्जुन ने पैसों की गड्डी खिसका दी। प्रकाश ने एक पल अर्जुन को देखा और फिर हंसा। ठीक है, तो फिर अपनी उस महान ममता से अपनी दादी का अंतिम संस्कार अच्छे से करना। प्रकाश मुड़ा। उसके जूतों की आवाज दूर जा ही रही थी कि अर्जुन का पुराना मोबाइल बजा। स्क्रीन पर हॉस्पिटल का नंबर था। एक अनजाना डर उसकी रीढ़ में सिहर गया। क्या आप सावित्री देवी के रिश्तेदार हैं? मैं अकाउंट से बोल रही हूं। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन अगर आज शाम तक बकाया बिल नहीं चुकाया गया तो हमें उन्हें डिस्चार्ज करना होगा। हमें खेद है। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। डिस्चार्ज? दादी तो अभी ऑक्सीजन के बिना सांस भी नहीं ले सकती। डिस्चार्ज का मतलब मौत था। उसके पैरों से जान निकल गई। 1 मिनट रुकिए। अर्जुन उठा और बाहर भागा। उसने प्रकाश की कार का दरवाजा पकड़ लिया और घुटनों पर गिर गया, ठीक वैसे ही जैसे कुछ देर पहले उन गुंडों के सामने गिरा था। नहीं, उससे भी ज्यादा बेबसी से। मैं करूंगा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। बस मेरी दादी को बचा लीजिए। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। प्रकाश ने कार का दरवाजा खोलते हुए एक कागज दिया। वह एक कॉन्ट्रैक्ट था। अर्जुन ने कांपते हाथों से उसे पकड़ा। बारीक अक्षरों के बीच एक शर्त मोटे अक्षरों में लिखी थी। गोपनीयता भंग करने पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना। यह रकम वह पूरी जिंदगी में भी नहीं चुका सकता था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने कांपते हुए अंगूठे से उस पर निशान लगा दिया। सही सोचा। प्रकाश ने अर्जुन को एक शॉपिंग बैग दिया। उसमें एक महंगा डिजाइनर सूट था। इसे पहन लो और याद रखना, चेयरमैन साहब को थोड़ी भूलने की बीमारी है। बस उनकी हां में हां मिलाना, उनसे कोई लगाव मत रखना। अर्जुन ने अपनी चौल में जिंदगी में पहली बार इतना महंगा सूट पहना। जैसे ही उसकी उंगलियों ने कपड़े को छुआ, एक अजीब सा एहसास हुआ। एक ऐसी दुनिया जिसका उसने कभी अनुभव नहीं किया था, आज उसे छू रही थी। काली सेडान फिर चल पड़ी। प्रकाश ने एक टैबलेट निकाला। स्क्रीन पर विक्रम सिंह राठौर की वसीयत का मसौदा लिखा था। अगर मेरे जीते जी मेरा असली बेटा अर्जुन नहीं मिला तो राठौर इंडस्ट्रीज की सारी संपत्ति और जायदाद एक चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर दी जाएगी। प्रकाश के होंठ व्यंग्यात्मक रूप से मुड़े। किसकी मर्जी से दान? मैंने 30 साल कुत्तों की तरह इनकी सेवा की है। चेयरमैन के मरने के बाद प्रकाश को एक पैसा भी नहीं मिलता। एकमात्र तरीका था एक कानूनी वारिस खड़ा करना। बेटा सामने आता तभी वसीयत बदली जा सकती थी और सारी संपत्ति बेटे के नाम हो सकती थी, जिसे वह बाद में हड़प लेता। प्रकाश ने शीशे से पीछे बैठे अर्जुन को देखा। बस 6 महीने झेल ले, वसीयत बदलते ही और चेयरमैन की सांसें रुकते ही तुझे भी रास्ते से हटा दूंगा। कुछ देर बाद एक विशाल हवेली सामने आई। लोहे का गेट खुला और एक अंतहीन बगीचा नजर आया। फव्वारे, मूर्तियां और दूर महल जैसा खड़ा मुख्य भवन। अर्जुन कार से उतरा। झूमर की रोशनी ने उसे घेर लिया, लेकिन उसका चेहरा उस चमक से बिल्कुल विपरीत था। उसने मुट्ठी भींची। दादी, बस 6 महीने पाप करूंगा। मुझे नरक में भी जाना पड़े तो भी मैं आपको बचाऊंगा। अर्जुन ने कांपते हाथों से दरवाजा धकेला। भारी दरवाजा खुला और उसकी किस्मत को बदलने वाला एक बहुत बड़ा झूठ शुरू हो गया। प्रकाश आगे चल रहा था और अर्जुन पीछे। एक आलीशान लिविंग रूम सामने था। छत किसी अपार्टमेंट की 2 मंजिलों जितनी ऊंची थी और दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स लगी थीं। संगमरमर का फर्श शीशे की तरह चमक रहा था। अर्जुन का आत्मविश्वास डगमगा गया। कमरे के बीच में एक बड़ी खिड़की के सामने एक व्हील चेयर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो बाहर देख रहा था। झुकी हुई पीठ, सफेद बाल और कंधों पर पसरा अकेलापन। वह थे भारत के शीर्ष उद्योगपतियों में से एक, विक्रम सिंह राठौर। प्रकाश ने उत्साहित होने का नाटक करते हुए कहा, चेयरमैन साहब, 30 साल पहले खोया हुआ आपका बेटा मिल गया है। चेयरमैन ने सिर भी नहीं घुमाया। यह तीसरा है। यह वाला कितने पैसे मांग रहा है? अर्जुन शर्म से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तीसरा?
मतलब उससे पहले 2 और लोग नकली बेटा बनकर आ चुके थे, लेकिन प्रकाश शांत था। इस बार पक्का है, चलिए पिताजी को नमस्ते कीजिए। प्रकाश ने अर्जुन को पीछे से धकेला। मैं आ गया पिताजी। चेयरमैन ने धीरे धीरे सिर घुमाकर अर्जुन को देखा। उनकी नजरें ऐसी थीं जैसे वे आत्मा के अंदर तक देख सकती हों। एक्टिंग बहुत खराब है, सामान मत खोलो, बस खाना खाओ और निकल जाओ। प्रकाश ने इशारा किया। तुम अपने कमरे में जाओ। अर्जुन भागकर ऊपर चला गया। तभी नीचे से एक भयानक आवाज आई, कुछ टूटने की, सामान गिरने की और किसी के चीखने की। आह, बंद करो यह आवाज। यह चेयरमैन की आवाज थी। अर्जुन तुरंत नीचे भागा। लिविंग रूम में तबाही मची हुई थी। चेयरमैन सोफे पर तड़प रहे थे और अपने कान बंद किए हुए थे। मेज पर रखे गुलदस्ते टूटे पड़े थे। कोने में खड़े केयरटेकर फुसफुसा रहे थे, ओ करी करते हैं, और दोनों में बड़ा दुख हो। फिर से शुरू हो गया। उनकी आवाज में हमदर्दी नहीं, सिर्फ परेशानी थी। प्रकाश ऐसे आया जैसे यह रोज की बात हो। चेयरमैन साहब, घर में बिल्कुल शांति है, आपको फिर से वहम हो रहा है। चेयरमैन ने छाती पीटते हुए कहा। मेरे कानों में साफा आवाज आ रही है, कोई मेरा यकीन क्यों नहीं करता। उनकी आंखों में आंसू थे। शांत करने वाला इंजेक्शन तैयार करो, प्रकाश ने कहा। 2 गार्ड उनकी तरफ बढ़े। चेयरमैन साहब, शांत हो जाइए, आपको चोट लग जाएगी। चेयरमैन बेबसी से चिल्लाए। अर्जुन यह सब देख रहा था। तभी उसके दिमाग में भी एक तेज चुभने वाली आवाज गूंजी, जैसे कोई ब्लैकबोर्ड को नाखून से खरोंच रहा हो। उफ, यह कैसी आवाज है, मेरे कान फट जाएंगे। अर्जुन लड़खड़ा गया। अचानक लिविंग रूम में सबकी नजरें अर्जुन पर टिक गईं। प्रकाश की आंखों में हैरानी थी। तुम्हें भी कुछ सुनाई दे रहा है? अर्जुन को बचपन की याद आई। वह हमेशा कुछ खास इलेक्ट्रॉनिक आवाजों के प्रति संवेदनशील रहा था। यह आवाज जानी पहचानी है, जरूर किसी मशीन की है। अर्जुन की नजरें किचन के कोने में बने वाइन सेलर पर गईं। वह इंस्टिंक्टिवली उस तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वह पास गया, दर्द बढ़ता गया। यह रहा। अर्जुन ने वाइन सेलर के पीछे हाथ डालकर उसका प्लग निकाल दिया। इसका मोटर खराब हो गया है। इतनी तेज आवाज में तो कोई भी पागल हो जाएगा। जैसे ही प्लग निकला, आवाज बंद हो गई। चेयरमैन और अर्जुन दोनों ने एक साथ राहत की सांस ली। आह, अब जाकर शांति मिली। प्रकाश का चेहरा हैरान था। यह एक ऐसी फ्रीक्वेंसी थी जो आम इंसान नहीं सुन सकता था। वह 30 साल से उनके साथ था, पर उसने कभी नहीं सुनी। और आज आया। यह लड़का चेयरमैन जैसा ही दर्द महसूस कर रहा था। यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। चेयरमैन ने गार्ड्स को हटाया और अविश्वास से अर्जुन को देखा। तुम्हें भी यह आवाज सुनाई दी? अर्जुन ने सिर हिलाया। जी, मैं तो पागल हो रहा था। यह सुनकर चेयरमैन का चेहरा टूट गया। उनकी झुर्रियों वाली आंखों से आंसू बहने लगे। किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। सब मुझे पागल, सठियाया हुआ समझते रहे, लेकिन मैं पागल नहीं था। अर्जुन ने गार्ड्स को हटाया। क्या कर रहे हैं आप लोग? उसने चेयरमैन को सहारा देकर सोफे पर बिठाया और सच्चे दिल से उनका हाथ पकड़ा। पिताजी, यह शब्द उसके मुंह से अचानक निकल गया। पिताजी, यह कोई बीमारी नहीं है। हमारे कान दूसरों से बेहतर हैं, इसलिए हम वो आवाजें भी सुन सकते हैं जो दूसरे नहीं सुन सकते। मुझे भी बचपन में टीचर बहुत डांटते थे। जब मैं शोर से कान बंद करता तो वे कहते थे कि मैं नाटक कर रहा हूं, लेकिन यह तो हमारी खासियत है। पिताजी, हम दोनों के कान किसी खजाने से कम नहीं हैं। इस एक शब्द ने चेयरमैन के दिल को छू लिया। 30 सालों से जिस पूरी को किसी ने नहीं समझा, उसे इस नौजवान ने एक पल में समझ लिया। चेयरमैन ने कांपते हाथों से अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे डर हो कि छोड़ने पर वह गायब हो जाएगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमारे कान खजाना है। यह सब देख रहे प्रकाश का चेहरा ठंडा पड़ गया। यह उसकी योजना का हिस्सा नहीं था। उसने आकर दोनों के हाथ छुड़ा दिए। बस कीजिए चेयरमैन साहब, आपको आराम की जरूरत है। अगली सुबह प्रकाश ने अर्जुन को अपनी स्टडी में बुलाया। कल जो हुआ वह महज किस्मत थी, लेकिन याद रखना, चेयरमैन साहब को कई बीमारियां हैं। तुम दखलंदाजी करके सब कुछ बिगाड़ सकते हो। प्रकाश ने एक फाइल आगे बढ़ाई। उन्हें गंभीर डायबिटीज है। चीनी, चॉकलेट, फल, मीठे ड्रिंक्स, मीठी हर चीज जहर है, कभी मत देना। अर्जुन ने सिर हिलाया और एक डायरी में सब कुछ नोट कर लिया। दोपहर में अर्जुन चेयरमैन की व्हील चेयर धकेलते हुए बगीचे में घूम रहा था। पिताजी, मौसम कितना अच्छा है। चेयरमैन की आवाज कमजोर थी। हाँ, अच्छा है। अर्जुन ने देखा कि उनका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया था।
पिताजी आप ठीक हैं? तभी चेयरमैन का सिर एक तरफ लुढ़क गया। उनके माथे से पसीना बह रहा था और हाथ कांप रहे थे। ठंड लग रही है, चक्कर आ रहा है, भूख लगी है। उनकी आंखों की पुतलियां धुंधला गईं। पिताजी होश में रहिए। अर्जुन ने उन्हें झकझोरा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तभी प्रकाश आया, बिल्कुल शांत। लगता है डिमेंशिया का दौरा पड़ा है। डिमेंशिया? क्या आपको यह डिमेंशिया लग रहा है? यह बड़बड़ा रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है। इन्हें कमरे में ले जाओ और नींद की गोली दे दो। अर्जुन को यह सुनकर झटका लगा। यह डिमेंशिया नहीं था। उसकी दादी को भी जब शुगर कम होती थी तो ऐसा ही होता था। ठंड लगना, कांपना, चक्कर आना। यह लो शुगर शॉक था। अगर उन्हें सुला दिया तो वे मर जाएंगे। इनकी शुगर बढ़ानी होगी अभी। अर्जुन बिना जवाब का इंतजार किए किचन की तरफ भागा। उसने एक गिलास में चीनी घोली और वापस आया। प्रकाश ने रास्ता रोक लिया। पागल हो गए हो? डायबिटीज के मरीज को चीनी खिलाकर मारना चाहते हो? लेकिन अर्जुन को प्रकाश के चेहरे पर गुस्सा नहीं, घबराहट दिखी। रास्ता छोड़ो। अर्जुन ने उसे कंधे से धक्का दिया और चेयरमैन के पास भागा। उसने चम्मच से धीरे धीरे चीनी का पानी उनके मुंह में डाला। एक घूंट, फिर दूसरा। चमत्कार की तरह चेयरमैन की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। उनके कांपते हाथ रुक गए और आंखों में रोशनी लौट आई। अब जाकर जान में जान आई। ऐसा लगा जैसे मैं किसी अंधेरे में खींचा चला जा रहा था। अर्जुन ने जब सिर उठाया तो प्रकाश अपना चेहरा सामान्य करने की कोशिश कर रहा था। शायद मुझसे गलती हो गई। यह बहुत ही लचर बहाना था। 30 साल से सेवा कर रहा सेक्रेटरी लो शुगर के लक्षण नहीं जानता? अर्जुन की मुट्ठी भिंच गई। यह गलती नहीं, हत्या की कोशिश थी। उस घटना के बाद अर्जुन समझ गया कि प्रकाश एक राक्षस है। कुछ दिनों बाद जब प्रकाश मीटिंग के लिए बाहर गया तो अर्जुन चेयरमैन की स्टडी में गया। मेज पर कागजों को दबाने के लिए लकड़ी का एक टुकड़ा रखा था। वह एक घोड़े की मूर्ति थी जिसका सिर टूटा हुआ था। अर्जुन ने उसे उठाया। उसे वह स्पर्श जाना पहचाना लगा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा था जिसे वह 30 सालों से अपने पास रखे हुए था। उसकी दादी ने उसे यह देते हुए कहा था, जब तुम अनाथालय में मिले थे तो इसे इतनी जोर से पकड़े हुए थे कि हाथ से खून निकल रहा था। यह तुम्हारे माँ बाप की आखिरी निशानी है। अर्जुन ने कांपते हाथों से अपने टुकड़े को उस घोड़े के धड़ से मिलाया। वे दोनों हिस्से परफेक्ट तरीके से जुड़ गए। एक दौड़ते हुए घोड़े की मूर्ति पूरी हो गई। उसने मूर्ति को पलटा। नीचे लिखा था, पापा का बनाया हुआ, मेरे अर्जुन का पहला खिलौना। अर्जुन वहीं घुटनों पर गिर पड़ा। आंसू बहने लगे। यह मेरा था चेयरमैन साहब। मेरे असली पापा हैं। वह भागकर उन्हें सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन तभी उसे प्रकाश का चेहरा याद आया। अगर उसे पता चल गया कि मैं असली बेटा हूं तो वह मुझे और पिताजी दोनों को मार डालेगा। नहीं, मुझे सबूत इकट्ठा करने तक नकली बेटा ही बने रहना होगा। उस दिन के बाद अर्जुन का बर्ताव बदल गया। वह अब पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने पिता की रक्षा के लिए वहां था। वह रात रात भर उनके पैरों की मालिश करता, समय पर दवा देता और उनके सोने तक उनके पास बैठा रहता। चेयरमैन की सेहत में सुधार होने लगा। अर्जुन, तुम्हारे आने से मुझे जीने की वजह मिल गई है, एक दिन उन्होंने कहा। यह सुनकर अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन अंदर ही अंदर रो रहा था। पिताजी, आपको पाकर मुझे भी जीने की वजह मिल गई है। यह सब प्रकाश सिक्योरिटी रूम के सीसीटीवी में देख रहा था। यह लड़का इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। एक सुबह चेयरमैन ने प्रकाश को बुलाया। मैं इस लड़के के लिए कुछ करना चाहता हूं। प्रकाश के मन में खतरे की घंटी बजी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी 30 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। उसने मन ही मन फैसला किया, कल रात सब कुछ खत्म कर दूंगा। उस रात भयंकर तूफान आया। बिजली कड़क रही थी और तेज बारिश हो रही थी। तभी बेडरूम से चेयरमैन के चीखने की आवाज आई। अर्जुन भाग कर गया। चेयरमैन बिस्तर पर तड़प रहे थे और हवा में हाथ पैर मार रहे थे। मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। अर्जुन, मेरे बेटे, मत जाओ। अर्जुन ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। पिताजी, मैं यहीं हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन चेयरमैन उसे पहचान नहीं पा रहे थे। तभी चेयरमैन के मुंह से एक धीमी कांपती हुई धुन निकली। तारे जब छिप जाएंगे। अर्जुन का शरीर जम गया। यह वही धुन थी जिसे वह बुरे सपने देखने पर अनजाने में गुनगुनाता था। चेयरमैन ने फिर कहा, तारे जब छिप जाएंगे, पापा घर आएंगे। अर्जुन ने इंस्टिंक्टिवली अगली लाइन गाई, चांद जब मुस्काएगा
मां का प्यार लाएगा। यह सुनते ही चेयरमैन का तड़पता हुआ शरीर शांत हो गया और वे गहरी नींद में सो गए। अर्जुन को यह नहीं पता था कि दरवाजे की दरार से प्रकाश यह सब देख रहा है। उसका खून जम गया। यह लोरी तो चेयरमैन की पत्नी गाती थी, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। यह लड़का इसे कैसे जानता है? यह महज इत्तेफाक नहीं, यह खून का रिश्ता है। प्रकाश ने अर्जुन के कमरे से उसका टूथब्रश और बालों का सैंपल चुरा लिया और डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया। अगली सुबह अर्जुन को शक हो गया कि कोई उसके कमरे में आया था। उसने अपने पुराने फोन से एक छिपा हुआ कैमरा बनाकर अपनी किताबों की अलमारी में लगा दिया। अगले दिन दोपहर में डीएनए रिपोर्ट आई। पितृत्व संभावना 99, 999% मैच। प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह सच में उसी का बेटा है। मैं बर्बाद हो गया। डर तुरंत नफरत में बदल गया। मरे हुए लोग बोला नहीं करते। उसने रिपोर्ट को फाड़कर फेंक दिया। उसने चेयरमैन के सेफ से खानदानी मुहर, जिसमें हीरे जड़े थे, चुराई और अर्जुन के बैग में छिपा दी, यह जाने बिना कि छिपा हुआ कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। रात के खाने पर चेयरमैन ने कहा, मैं कल वकील को बुला रहा हूं। अब मैं अर्जुन को आधिकारिक तौर पर अपना बेटा बनाऊंगा। तभी सिक्योरिटी गार्ड अंदर घुस आए। प्रकाश चिल्लाया, चेयरमैन साहब, तिजोरी लुट गई है और चोर यही है। गार्ड्स ने अर्जुन का बैग पलटा और उसमें से हीरे वाली मुहर निकली। अर्जुन हैरान रह गया। प्रकाश ने एक और कागज फेंका। यह देखिए, यह एक धोखेबाज है जो कर्ज में डूबा हुआ है। यह 5 करोड़ रुपए के लिए 6 महीने का नाटक करने आया था। चेयरमैन हिल गए। उन्हें अतीत के धोखे याद आ गए। विश्वास एक पल में नफरत में बदल गया। इसे बाहर निकालो, उन्होंने मुंह फेरते हुए कहा। पिताजी, मेरी बात तो सुनिए। अर्जुन चिल्लाता रहा, लेकिन गार्ड उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। प्रकाश ने सिक्योरिटी चीफ के कान में कहा, इसे किसी सुनसान जगह पर ले जाकर एक्सीडेंट में मार दो। ऐसा लगना चाहिए कि यह एक हादसा था। अर्जुन के जाने के बाद चेयरमैन बेचैन थे। वे उसके कमरे में गए। तकिए के नीचे उन्हें लकड़ी के घोड़े का टूटा हुआ सिर और एक खत मिला। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। शुरुआत पैसों के लिए हुई थी, लेकिन जितने दिन आपके साथ रहा, मैं सच में बहुत खुश था। अपना ख्याल रखिएगा। घोड़े के उस टुकड़े को छूते ही चेयरमैन को 30 साल पुरानी यादें ताजा हो गईं। ये मेरे अर्जुन का है, मेरा बेटा। मेरा असली बेटा वापस आया और मैंने उसे धक्के मारकर निकाल दिया। इस सदमे से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे वहीं गिर गए। प्रकाश ने उन्हें देखा, लेकिन एम्बुलेंस बुलाने में जानबूझकर देरी की, जब तक कि उनकी सांसें लगभग रुक नहीं गईं। अर्जुन ने टीवी पर खबर देखी और पागलों की तरह हॉस्पिटल भागा। गार्ड्स ने उसे रोक लिया। अर्जुन ने अपने बैग से सारे सबूत, अनाथालय के कागजात, बचपन के कपड़े हवा में उछाल दिए। अब भी मैं झूठा हूं, अभी डीएनए टेस्ट करो। उसने एक डॉक्टर के पैर पकड़ लिए। डॉक्टर साहब, लिवर ट्रांसप्लांट से वे बच सकते हैं, है ना? मेरा पूरा लिवर ले लीजिए, मैं उनका बेटा हूं। उसकी बेबसी देखकर हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने तुरंत इमरजेंसी जांच के आदेश दिए। रिपोर्ट आई, टिश्यू मैच, ट्रांसप्लांट संभव है। ऑपरेशन सफल रहा। अगले दिन जब चेयरमैन ने आंखें खोलीं, तो अर्जुन बगल के बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। उसके पेट पर पट्टियां बंधी थीं। चेयरमैन रो पड़े। इस नालायक बाप को बचाने के लिए तूने अपना पेट चिरवा दिया। तभी प्रकाश फूलों का गुलदस्ता लेकर आया। चेयरमैन साहब, आप ठीक हो गए। मैं तो रात भर सोया नहीं। अब और नाटक मत करो प्रकाश। अर्जुन ने आंखें खोल दी। उसने अपना पुराना फोन निकाला। जब तुम चोरों की तरह मेरे कमरे की तलाशी ले रहे थे, तब यह कैमरा सब कुछ देख रहा था। उसने वीडियो चलाया जिसमें प्रकाश अर्जुन के बैग में मुहर छिपा रहा था। फिर उसने एक ऑडियो चलाया, कुछ मत करो, इन्हें मरने दो। यह उस केयरटेकर ने रिकॉर्ड किया था। प्रकाश का चेहरा पीला पड़ गया। तभी पुलिस अंदर आई। प्रकाश मेहरा, तुम्हें धोखाधड़ी और हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। चेयरमैन बिस्तर से उठे। उनकी आवाज में दहाड़ थी। सबूत? मेरे कान सबूत हैं। मैं तुम्हारी घड़ी की टिक टिक सुन रहा था जब तुम मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे। 30 साल मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरे बेटे और मुझे दोनों को मारने की कोशिश की। प्रकाश को हथकड़ियां पहना दी गईं और वह घिसटता हुआ बाहर चला गया। चेयरमैन ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और बच्चों की तरह रोने लगे। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की। अर्जुन ने उन्हें गले लगा लिया। माफी कैसी पिताजी, आप वापस आ गए, आप जिंदा हैं, बस यही काफी है। 30 साल बाद पिता और पुत्र एक हो गए थे। 1 साल बाद
मुंबई का पृथ्वी थिएटर। एक नाटक के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मुख्य भूमिका अर्जुन शर्मा। जो एक्टर कल तक एक छोटे से रोल के लिए तरसता था, आज उसके शो की टिकटें मिलना मुश्किल था। सबसे आगे की सीट पर चेयरमैन और अर्जुन की दादी बैठे थे। दोनों अब पूरी तरह स्वस्थ थे। लो बेटा, थोड़ी टॉफी खा लो, दादी ने कहा। अरे मां, चुपचाप बैठिए, सब लोग देख रहे हैं, चेयरमैन ने शर्माते हुए कहा। नाटक शुरू हुआ। उसका नाम था पिता के लिए एक झूठ, जो अर्जुन की अपनी कहानी थी। आखिरी सीन में अर्जुन ने दर्शकों में बैठे अपने पिता को देखा। यह झूठ पैसों के लिए शुरू हुआ था, लेकिन इसी झूठ ने मुझे मेरे पिता से मिलाया। मैं अब बेटे होने की एक्टिंग नहीं करता, क्योंकि मैं सच में एक बेटा हूं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं पिताजी। पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठा। चेयरमैन खड़े होकर चिल्लाए, ब्रावो, यह मेरा बेटा है। शो के बाद अर्जुन, चेयरमैन और दादी तीनों एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे। 30 साल पहले बिछड़ा हुआ परिवार आज पूरा हो गया था। अर्जुन ने अपनी जेब से लकड़ी के घोड़े को निकाला, जो अब जुड़ चुका था। पिताजी, आपको यह याद है? कैसे भूल सकता हूं। इसे बनाते बनाते मेरे हाथ में छाले पड़ गए थे। इसी घोड़े ने हमें फिर से मिलाया। नहीं बेटा, चेयरमैन ने कहा, तुम्हारी सच्ची ममता ने हमें मिलाया है, जिसे भगवान भी अलग नहीं कर सकता। झूठ से शुरू हुई यह कहानी आखिरकार सच्चाई और प्यार में बदल गई। नकली बेटा एक असली बेटा बन गया और 3 अजनबी दुनिया का सबसे मजबूत परिवार बन गए। ठीक उस लोरी की तरह, तारे जब छिप जाएंगे, पापा घर आएंगे। चांद जब मुस्काएगा, मां का प्यार लाएगा। आज की कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपका दिन शुभ हो। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। यह एक धूप जैसी कहानी थी।